अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है पार्ट 3 ऑफ 2011 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 2 ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31 है द करंट इन अ फिलामेंट लैंप इज 0.25 एम्पीयर व्हेन वर्किंग नॉर्मली। The lamp is connected to a plug and the main AC supply. When the lamp is switched on, it does not light. What is a possible cause for this? अब स्विच को ऑन भी कर दिया है और फिर भी लैंप अगर आपका लाइट नहीं कर रहा, इट्स मीन उसको पावर नहीं मिल रही। अब पावर ना मिलने की रीजंस हो सकती हैं, तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। The earth wire in the plug is not connected. No. B option है fuse in the plug is 3 ampere. फ्यूज का इश्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि लैंप को एक दफा लाइट तो जरूर करना चाहिए अगर फ्यूज की पावर कम भी हो तो। द लैंप ओनली वर्क ऑन अ डीसी पावर सप्लाई। नो। द लाइव वायर इन द प्लग इज नॉट कनेक्टेड। यस, हो सकता है कि हमने प्लग में वायर का कनेक्शन ही ना किया हो जिसकी वजह से पावर सप्लाई नहीं हो रही प्लग के थ्रू। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अ लैंप डिजाइन टू वर्क एट 1.5 वॉट is connected to a cell of electromotive force EMF 1.5 volt. The lamp lights at normal brightness as shown in this picture. Okay. The lamp is now connected to 4 similar cells, each of EMF 1.5 volt, arranged in parallel. अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को अरेंज किया गया है और लैंप भी कनेक्ट कर दिया गया है। What is the effect of connecting the extra cells in this way? We know that जब हम सेल्स को पैरेलल कंबाइन करते हैं तो वोल्टेज का सम नहीं होता। जो सर्किट है उसके टोटल वोल्टेज 1.5 एम्पीयर ही रहते हैं। तो इट्स मीन कि इस लैंप को जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो 1.5 वोल्ट ही है, तो ये लैंप नॉर्मली लाइट करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट बैटरी से वोल्टेज आ रहे थे तो उसके बाद अगर इस बैटरी का वोल्टेज डाउन हो गए हैं तो नेक्स्ट सेल के वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट सेल के एंड नेक्स्ट। इस तरह जो आपकी लैंप की लाइटनिंग का टाइम है वो लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड तक वो लैंप जो है लाइट करेगा। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। ए है द लैंप बर्न्स आउट। नो। बी है द लैंप इज डिमर। नो। सी है द लैंप प्रोड्यूस लाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम। यस, लैंप लॉन्गर टाइम के लिए लाइट प्रोड्यूस करेगा विद सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 33 है टू मेटल्स स्फीयर X and Y are on insulating bases. Both spheres are negatively charged as shown in this picture. Okay. Sphere X is moved towards sphere Y until they almost touch. Which diagram shows the final pattern of the charges? When हम इन दोनों spheres को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस ऑन द लेफ्ट साइड कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पर सब मिल जाएंगे, और वाई स्फीयर में ऑन द राइट साइड कंबाइन हो जाएंगे। रिपल्शन फोर्स है ना। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न है यहाँ पर। इसमें दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो नहीं सकते, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन यस करेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों चार्जेस रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 34 है The diagram shows 3 electrical devices X, Y and C. Okay. Which device provide an alternating current AC output? आप देखते हैं किस डिवाइस में AC आउटपुट आ रही है। तो यहाँ देखें जब हम कॉइल को मूव करेंगे तो इसमें जो रिंग्स लगे हुए हैं, कम्यूटेटर लगे हुए हैं, वो स्प्लिट नहीं है। इट्स मीन एक वायर में जो करंट फ्लो होगा वो 2 डायरेक्शनल होगा। इस वायर में भी 2 डायरेक्शनल, पहले पॉजिटिव साइकिल जा रहा है तो नेगेटिव साइकिल भी बाद में इसमें आएगा, और इस वायर में भी अगर पॉजिटिव साइकिल जा रहा है तो नेगेटिव साइकिल भी जाएगा। बट इन वायर डिवाइस यहाँ पर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स हैं, स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं। तो जब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज होंगी तो वायर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो वायर्स की सप्लाई जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगी। अगर राइट साइड पर पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा इस वायर को, और लेफ्ट साइड को अगर नेगेटिव साइकिल मिल रहा है तो हमेशा नेगेटिव साइकिल ही मिलेगा। तो इसकी जो सप्लाई है वो डीसी है, तो यहाँ पर मैं डीसी मेंशन कर देता हूँ। एक्स डिवाइस में एसी करंट मिल रहा था, यहाँ पर डीसी मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल करंट। लास्ट जी डिवाइस देखते हैं। जी डिवाइस में अब देखें सॉफ्ट आयरन पर एक कॉइल को राउंड किया हुआ है और एक मैग्नेट को रोटेट किया जा रहा है। अब इसमें कॉइल एक ही है, एक ही सर्किट है जिसमें इस
चेंज के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा तो वो पॉजिटिव साइकिल भी इंड्यूस्ड होगा और नेगेटिव साइकिल भी इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी जो हमें करंट मिलेगा वो एसी होगा। तो एक्स और जी डिवाइस में हमें एसी करंट मिल रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स एंड जी का कॉम्बिनेशन। MCQs 35 देखते हैं। One component of a simple DC motor is a split ring commutator. Okay. Which metal is used to make the commutator and why is the metal chosen? We know that जो commutator है उसको कॉपर का बनाया जाता है क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ताकि इजीली इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट हो सके। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। MCQs 36 देखते हैं। Two parallel wires carry currents in the same direction. Which diagram shows the magnetic field around each wire and direction of the force on each wire? अगर दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है तो इट्स मीन उन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो हम देखते हैं कि इन ऑप्शन में सेम मैग्नेटिक फील्ड किस ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है एंड सेकंड वायर में भी लेफ्ट टू राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। सेकंड वायर में देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ राइट टू लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी दोनों वायर्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो सी ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी है। डी ऑप्शन देखते हैं, इसमें दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो बी और डी तो एक्सक्लूड हो गया है। अब हमने ए और सी में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और अब जब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पड़ती है तो इट्स मीन उनके नॉर्थ एंड साउथ पोल भी सेम डायरेक्शन में बनते हैं। तो अगर मैं सपोज करता हूं कि इस वायर का नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड और साउथ पोल राइट साइड पर है तो राइट साइड की वायर का भी नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड पर एंड साउथ पोल राइट साइड पर होगा। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट पोल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जिसकी वजह से दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो कि ए पार्ट में है, लेकिन सी पार्ट में फोर्स ऑफ रिपल्शन शो कर रहा है तो इट्स मीन सी पार्ट रॉन्ग है, ए पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQs 37 देखते हैं। A small coil is connected to a galvanometer G as shown. Okay. When a magnet is allowed to fall toward the coil, the galvanometer pointer gives a momentary deflection of the right of the zero position. The magnet moves through the coil. What happens to the galvanometer pointer as the magnet falls away from the coil? अब जब ये मैग्नेट कॉइल्स के करीब आ रहा है, टूवर्ड्स कॉइल मूव कर रहा है, तो जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो टूवर्ड राइट साइड होती है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू लेंसा चलते हैं। अगर ये गैल्वानोमीटर अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करेगा, यानी ये कॉइल में से पास होकर नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इट्स मीन अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जब ये करीब आ रहा था तो अगर डिफ्लेक्शन राइट साइड पर हुई है तो जब ये दूर जा रहा होगा तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पर होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी करंट की, क्योंकि जो मूवमेंट है मैग्नेट की वो भी अपोजिट हो गई। पहले टूवर्ड्स कॉइल मूव कर रहा था, अब अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहा है, तो ये लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्शन होगी गैल्वानोमीटर की। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। इट गिव्स अ कंटीन्यूअस रीडिंग टू द लेफ्ट, नो इट गिव्स अ momentary deflection to the left, तो B ऑप्शन करेक्ट होगा, it gives a momentary deflection to the left। MCQs 38 है। The isotope barium 140 has a half-life of 13 days. A sample of this isotope is kept for 13 days. Which quantity half during this time? We know that अगर किसी एटम की हाफ लाइफ 13 डेज है तो इट्स मीन 13 डेज के बाद उस एटम का जो सैंपल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो जाएंगे। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द बेरियम 140 इन द सैंपल, यस, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो जाएंगे। MCQs 39 है। इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स आर डेविएटेड बाय अ मैग्नेट फील्ड एंड रीच अ डिटेक्टर which is far 10 centimeter. Which particles are deviated and reach the detector? तो देखते हैं कौन सा पार्टिकल मूव कर सकता है रेडिएटेड सोर्स टू डिटेक्टर which is far of 10 centimeter. ये ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल एंड गामा रेज। गामा रेज मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती तो गामा रेज का ऑप्शन नहीं आ सकता। बी पार्टी है अल्फा पार्टिकल्स ओनली। अब जो अल्फा पार्टिकल है वो 10 सेंटीमीटर फार तक मूव ही नहीं कर सकता। वी नो दैट कि अल्फा पार्टिकल हैवी होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होकर 10 सेंटीमीटर तक दूर मूव नहीं कर सकता। सी ऑप्शन है बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। अगेन गामा रेज का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। डी ऑप्शन है बीटा पार्टिकल ओनली, यस, डी ऑप्शन करेक्ट है। बीटा पार्टिकल की मूवमेंट फास्टर होती है और ज्यादा दूर तक मूव कर सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट MCQ आज का। वन आइसोटोप ऑफ कार्बन इज 614C।
How many neutrons and protons does each atom of the isotope contain? Lower number of protons को एक्सप्रेस करता है, तो इट्स मीन इस कार्बन में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास में से प्रोटॉन्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आएगा 8। इट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, तो ऑप्शन सी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, तो मैं सी ऑप्शन ही करेक्ट करूंगा। ओके बच्चों, इस पेपर के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, खुदा हाफिज।